माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे योजना विभाग के चेयरमैन कैबिनेट रैंक भवानी सिंह पठानिया जी, हमारे शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार जी, कुटलैड के विधायक विवेक शर्मा जी, हमारे चंबा के विधायक नीरज नैयर जी, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा जी, हमारी लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा जी, मेयर सुरेंद्र चौहान, डिप्टी मेयर श्रीमती उमा कौशल जी, कांग्रेस के सभी पार्षद सुरेंद्र मनकोटिया जी, हमारे संतोष जी और सभी अधिकारी वर्ग और विभिन्न स्कूलों से आए प्यारे बच्चे, कॉलेज से आए प्यारे बच्चे। अभी आरकेएमबी की बेटियां प्रस्तुति दे रही थी और मैं बड़े गौर से देख रहा था और मैंने पाया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो शारीरिक संरचना होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई गई है। कहीं ना कहीं बहुत कमजोर बेटियां नजर आई। इसको हेल्थ कॉन्शियस नहीं समझना, पर ऐसा लगा कि बहुत कमजोर है। और जब मैंने देखा कि हम भी जब कॉलेज में हुआ करते थे तो लड़कियां उस समय ज्यादा ख्याल रखती थी हेल्थ का, लेकिन यहां कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा हमारी प्यारी बेटियों ने। मेरा ये मानना है कि जो हमारी बेटियां हैं वो अपनी स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जिस प्रकार से हम अपना विचार रख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टंटेंट और बच्चे पैदा हो रहे हैं और क्यों वेटेज वाले बच्चे हो रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब हम भौतिकवाद में पढ़े तो हमने कई चीजों का त्याग कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने 2.5 वर्ष पहले सरकार किस दिशा में आगे बढ़ेगी कुछ बिंदु तय किए और उस बिंदु में हमारी प्राथमिकता थी प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से क्या मकसद था? जो इस भूमि में भगवान ने दिया है, जो सदियों से हम पैदा करते आ रहे हैं, उसको दोबारा से उसी स्वरूप में लाने का मकसद हमारा था। इस दिशा में हमने कार्य करना शुरू किया। 80% हिमाचल के लोग गांव में रहते हैं। शहरों में 20% के करीब हिमाचल की आबादी रहती है और जो शहरों में रहते हैं उनका एक घर शहर में और एक घर गांव में भी है। गांव के खेत खलियान हमने खेती करना छोड़ दिया और इसलिए खेती करना छोड़ दिया कि गांव में खेती करने से कोई आय हमारी ज्यादा होती नहीं है और नेचुरल तरीके से जो खेती करने की परंपरा थी उसका भी त्याग कर दिया। हमने प्रयास किया है, सफलता कितनी मिलती है, लेकिन हमने धरातल को उतारने की उसको पूरी कोशिश की है। हमने कहा और देश का हिंदुस्तान में पहला, हिमाचल प्रदेश पहला हिंदुस्तान का राज्य बना जहां प्राकृतिक रूप से उगाई गेहूं का मूल्य 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तय किया गया। मक्की का मूल्य 40 रुपए से
तय किया गया। हल्दी का मूल्य प्राकृतिक रूप से उगाई हल्दी 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तय किया गया, और जो हमारे ट्राइबल बेल्ट है, पांगी है, लाहौल स्पीति है, वहां सरकार जो 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। कुछ समय से हमारी एक प्राथमिकता करती आ रही है कि हम सारा राशन डिपो के माध्यम से खरीद रहे हैं। कितना पौष्टिक अनाज आप खरीदते हैं, इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। क्या आप खा रहे हैं, इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के रूप में हिंदुस्तान में प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम शुरू किया। और पूरे देश में कल ही मुझे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी का फोन आया कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ आप अग्रसर हुए हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि डिपोओं के माध्यम से जितना अभी हमारे पास प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ गेहूं है, मक्की है, वो आटा आपको उपलब्ध होगा, और 15 अगस्त को हम उसकी प्राकृतिक रूप से उगाए आटे की हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। दूसरा केंद्र बिंदु क्या है? आज युवा दिवस है, और युवा दिवस के अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि युवाओं का भविष्य कैसे हो, युवा किस दिशा में सोचे। युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो पढ़ लिख जाता है, रोजगार की। उन्हें रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध करवाए जाए। अब 75 लाख की जनसंख्या में सभी को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते, लेकिन कैसे ऐसी योजनाएं लाई जाए जहां हिमाचल का युवा स्टार्टअप शुरू कर सके। इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और हमने टूरिज्म सेक्टर को पकड़ा है, और टूरिज्म में हमने हेल्थ टूरिज्म को भी पकड़ा है। आने वाले समय में हम 2030 तक टूरिज्म सेक्टर में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। एडीबी प्रोजेक्ट के माध्यम से 2400 करोड़ रुपया हम आने वाले 2 सालों में खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे को प्रदेश को इस भगवान ने जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, जिसका कि पूरे विश्व भर में प्रशंसा की जाती है, उन टूरिज्म नए स्पोर्ट्स को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि ये स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसीलिए हमने इस बजट में होम स्टे योजना लाई है। उस होम स्टे योजना के तहत कोई युवा अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसे 4% ब्याज की दर से होम स्टे बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ऋण उपलब्ध करवाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तकरीबन कुल्लू, शिमला, धर्मशाला में 8000 के करीब होम स्टे खुल चुके हैं, और उन युवाओं से बात करने पर मुझे पता चला कि वो साल का जो तो अच्छी क्वालिटी की है, हमने 3 प्रकार के होम स्टेज को कैटेगराइज किया है, सिल्वर, डायमंड और गोल्ड। तो जो डायमंड वाले हैं वो तो 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो सबसे लो कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी है, उसमें भी युवा साथी हमारे कुल्लू के युवा साथी, शिमला के युवा साथी और कांगड़ा के युवा साथी 5 से 6 लाख रुपया हर साल कमा रहे हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। गांव के लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, हमने हिमी हीरा योजना के तहत
अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको विकसित किया है। वो ऑनलाइन ही मीरा के प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उसके माध्यम से उपलब्ध करवाए जा सके। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। हिमाचल की ज्योग्राफी को देखकर हमने 7 केंद्र बिंदु निर्धारित किए थे और मुझे खुशी है कि 2.5 साल बाद हम उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले 1 साल में उसके परिणाम दिखने नजर आ जाएंगे। पहला बिंदु हमारा शिक्षा क्षेत्र में था। शिक्षा में हमने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसमें हमने क्रांतिकारी बदलाव लाया। एक स्कूल एजुकेशन बनाया और कई स्कूलों को मर्ज किया। क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे। +2 की जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें हम 21वें स्थान पर थे। 21-22 में भी 21वें स्थान पर और 16-17 में हम 16वें स्थान पर थे। 2.5 साल में जो हमने नीतिगत बदलाव लाया हम 5वें स्थान पर आ गए और 3री कक्षा की पढ़ाई में पूरे हिंदुस्तान में हमने पहला नंबर प्राप्त किया। और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल होंगे वो सब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। अगले वर्ष सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में हम सीबीएसई क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अगले वर्ष 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो सरकारी स्कूल है जहां हमें जगह उपलब्ध होगी है वहां प्री नर्सरी से लेकर +2 तक के बच्चों को तकरीबन 750 से 1000 बच्चों को बेस्ट एकोमोडेशंस और जहां पानी उपलब्ध है वहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी की जा रही है, इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था की जा रही है। और ये अगले एकेडमिक सेशन में फर्स्ट फेज में 10 स्कूल हमारे लिए शुरू हो जाएंगे। तकरीबन अगले 5 साल में 1000 स्कूलों को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। दिन का खाना और बच्चों को पौष्टिक आहार उन स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस साल उन स्कूलों को कन्वर्ट करने के लिए हमारे सरकार ने बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन स्कूलों में टीचर कैसे हों? आपने देखा होगा कि अभी राज्य चयन आयोग ने TGT-RS, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल के नाम 900 के करीब पद विज्ञापन दिया है। 600 के करीब JBT के पद अभी उसका विज्ञापन आया है। और इंग्लिश के स्पेशल टीचर रिक्रूटमेंट का हमारा आने वाले समय में एक प्रपोजल है और जल्दी ही हम उस प्रपोजल को अमली जामा पहनाएंगे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज सभी लोगों का एक क्रेज होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। आने वाले समय में आप सब कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि वहां भी एडमिशन जो होगी वो कंपटीशन के थ्रू होगी। तो आने वाले समय में जो स्कूल आज गांव में है उन स्कूलों में हम अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। इसी तरह हम डाटा साइंस में जा रहे हैं, डाटा स्टोरेज में जा रहे हैं, IT इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, हाइड्रो टूरिज्म में जा रहे हैं। अभी बॉर्डर टूरिज्म हम शिपकिला जहां से चाइना बॉर्डर नजर आता है उस रास्ते को खुलवाया हमने। वहां जा नहीं सकते थे, अब आप चाइना बॉर्डर जिस तरह ये पीटो हाउस से नीचे आपको निचला जो रोड है नजर आता है, वहां से चाइना का बॉर्डर नजर आ जाता है। ये सारी चीजें हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कर रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं।
डेयरी इंडस्ट्रीज में हम कम से कम 500 करोड़ रुपया इस वर्ष खर्च करने जा रहे हैं। ये सब चीजें क्यों की जा रही है? ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो, हम आत्मनिर्भर हुए। और आत्मनिर्भर की दिशा में जो मैं 2 साल पहले कहता था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर होंगे, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, यानी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम इस प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए हैं, जो युवा पीढ़ी की संपदा है। ना इस संपदा को हम लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। जो भी इस संपदा का हकदार बनता है उसे हम अपने लोगों में बांटेंगे। आपने देखा 6000 बच्चों को हम, अनाथ बच्चों को जो अपनी माता पिता को खो चुके हैं, 4000 रुपया महीना 18 साल के ऊपर दे रहे हैं। जो बच्चा, युवा पीढ़ी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। कुछ बच्चे उस लोन का फायदा विदेशों में पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। उसमें एक कंडीशन है, मैंने आज ही दिशा निर्देश दिए हैं कि 60% से ऊपर वाले अंक को हम खत्म करने जा रहे हैं। कल मेरे ध्यान में वो बात आई थी। जितने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर है, बच्चे हैं, फीस नहीं दे सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार YS परमार कृषि ऋण योजना के तहत 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का लोन दे रही है। पहली किस्त उसकी, पहली किस्त, क्योंकि आगे आपने कॉलेज में जाना है, आप पहली किस्त डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करवा दी गई है कि पहली किस्त की एप्लीकेशन आप डिप्टी कमिश्नर के पास देंगे, वो आपकी पहले सेमेस्टर की फीस जमा करा देगा और उसके बाद जब तक आपका लोन नहीं होता तब तक वो फीस जमा होती रहेगी। तो इस दृष्टि से आपकी जो पैसा है वो आप में बांट रहे हैं। आज युवा दिवस है, सभी युवा साथियों को एक चीज, युवा दिवस पर एक चीज की शपथ लेनी है, चिट्टा है। नशे में सबसे जो घातक है वो चिट्टा है। पिछले दिनों मेरी बैठक हुई है और इस चिट्टा से छुटकारा दिलवाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है किसी युवा साथी के, उसकी तुरंत सूचना अपने पुलिस को दीजिए। हम उसका ख्याल रखेंगे, उसे रिहेबिलिटेट करने की हम कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमने पूरे पंचायत स्तर पर एक अभियान चलाया हुआ है। और जो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं, आने वाले समय में हमने कानून बनाया है, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। 60% के करीब हमारे चिट्टे के जो कारोबार में लिप्त लोग हैं उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब उनकी संपत्ति जब्त करने का समय आ चुका है। हम उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे और अगर उस संपत्ति में, चिट्टे से कमाई हुई संपत्ति में हमें उसे नष्ट करना पड़ा तो हम उसे नष्ट भी करेंगे। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। मैं एक बार फिर युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज युवा दिवस है, आप भविष्य के नेता हैं, आप भविष्य के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप लोगों से हमें ज्यादा आशा है। जो योजनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद उसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर होंगे और जब बच्चे आज से 2032 में जब जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में तो बड़े गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के उस सबसे धनवान प्रदेश से आते हैं, जो सबसे समृद्धशाली था, जो 10 साल पहले कर्ज की बैसाखियों के सहारे चला करता था। हम उस प्रदेश से आते हैं जो आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य और समृद्धशाली प्रदेश है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आपने मैं
सोचा इतना लंबा पढ़ा लिखा भाषण है, इसके अलावा मैं आपको अपनी नीतियों से अवगत करवाऊं, तो इसलिए मैं युवा पीढ़ियों से आप युवा पीढ़ी से, खासकर छात्राओं से और छात्रों से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आपका भविष्य सुनहरा है और आपके भविष्य के साथ हिमाचल का भविष्य भी उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो बच्चों, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आप बता दें कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कितना सम्मान, कितना आदर करते हैं। एक बार सभी मिलकर जोरदार तालियां से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के कोने कोने तक प्रवास करते हैं और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बॉर्डर तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए हैं और हर जन के मर्ज और उनके दर्द को समझते हैं। और प्रदेश को का ये सौभाग्य है कि इस वक्त प्रदेश को इतने ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिले हैं, ले चले हैं प्रदेश को बुलंदियों की राह पर। इन्हें रुकना नहीं आता, जन सेवा की लगन में जो लगे हैं ऐसे इन्हें अब थकना नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध रहेगा कि शांति से बैठे रहें। जिन लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया या जो दूसरे प्रतिभागी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित करेंगे और उसके बाद नेशनल एंथम होगा। तब तक आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही पेशेंस से आप लोग बैठे रहें। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिनमें हमारे मैराथन और साइकिलिस्ट हैं, मैराथन के विनर्स हैं, कृपया मंच के करीब आ जाएं और अब मैं अदब से गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन बच्चों को पुरस्कृत करें। सबसे पहले मैराथन के बच्चों को बुलाना चाहूंगा। फर्स्ट प्राइज जो दिया है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के नारायण यादव को जोरदार तालियों से स्वागत करें। बच्चे मैराथन के विनर्स कृपया जल्दी ही मंच के करीब आ जाएं। इसके साथ ही गर्ल्स सेक्शन में गवर्नमेंट कॉलेज ऊना की रवीना फर्स्ट प्राइज विनर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। कोचिंग के बच्चों को जल्दी से मंच के करीब भेजें। फर्स्ट प्राइज विनर गर्ल्स कैटेगरी में रवीना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध इन बच्चों को अपना शुभाशीष, इनका प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें। ये पुरस्कृत कर कोचिंग के बच्चों को जल्दी भेज दें। सेकेंड प्राइज गवर्नमेंट कॉलेज कोशेरा के जतिन और सेकेंड प्राइज गर्ल्स कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर से रीचा। थर्ड प्राइज गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर से गौरव और गर्ल्स कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर से तनीषा बरान। थर्ड प्राइज। फोर्थ प्राइज गवर्नमेंट कॉलेज ऊना से अरुण सभी बच्चों के लिए तालियां तो होनी चाहिए, जोरदार तालियां। यदि किसी को बच्चे को गलत चेक चल गया है तो कृपया मंच पर भेजें।
जतिन, सेकंड प्राइज विनर, जतिन गवर्नमेंट कॉलेज कोशिया। फोर्थ प्राइज विनर, रिचा, सेकंड प्राइज रिचा प्राइज। फोर्थ प्राइज अरुण। ये जो हमारे विनर्स हैं, ये नेशनल के लिए नागालैंड जाएंगे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। फोर्थ प्राइज विनर अंशुल, कंसोलेशन प्राइज। साइकिलिस्ट उन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। बेस्ट ड्रेस के लिए गुरमन री, उसके साथ ही बेस्ट पिक्चर के लिए गौरव नेगी, मोस्ट अट्रैक्टिव साइकिलिस्ट पुनीत ठाकुर, मोस्ट अट्रैक्टिव साइकिलिस्ट, यंग राइटर विवान शर्मा और हमारे सीनियर राइटर राजेश गुप्ता जी। सीनियर राइटर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। 63 वर्ष की उम्र में भी ये युवा है, तो आप भी जोश दिखाएं, आप जो युवा है, जोरदार तालियां हो जाए। ऑल द साइकिलिस्ट कृपया मंच पर आ जाएं। HPS PTA के मेंबर्स और साइकिलिस्ट कृपया मंच पर आ जाएं। फ्रेश मॉब के लिए आरकेएमपी के बच्चे कृपया मंच पर आ जाएं। फ्रेश मॉब आरकेएमपी के बच्चों से अनुरोध है कि मंच पे आए, जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। तब तक हबी ग्रुप से अनुरोध है, हबी ग्रुप के कलाकार मंच पे आ जाएं। पहले आरकेएमपी के बच्चे, उसके बाद हबी ग्रुप के कलाकार। उसके बाद सभी कोचेस कृपया मंच पर आ जाएं। बलदेव जी से अनुरोध करूंगा सभी कोचेस को सादर मंच तक ले आए। साइड आ जाओ, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से नहीं होगा। तालियां तो आपकी ओर से होनी चाहिए, तालियों में क्या कंजूसी है। हबी ग्रुप के कलाकारों से अनुरोध है कि मंच पे आए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उसके उपरांत सभी कोचेस से अनुरोध है कि वो मंच पे रहें। उसके बाद आरकेएमपी के छात्राएं जिन्होंने अम्ब्रेला पेंटिंग करी है और टी शर्ट पेंटिंग करी है, वो भी मंच के आसपास। धन्यवाद। सभी कोचेस से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आए, अपना सम्मान ग्रहण करें।
कॉलेज के छात्र छात्राएं टाइल्स पेंटिंग के लिए अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आरपीएमबी के छात्र जिन्होंने अम्ब्रेला पेंटिंग और टी शर्ट पेंटिंग किया उनसे आग्रह है कि वो मंच पे आए, शीघ्र मंच पे आए। सेंट पीट्स कॉलेज के छात्र छात्राएं जिन्होंने टाइल्स पेंटिंग की उनसे आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना सम्मान ग्रहण करें। कोर्सेरा कॉलेज के छात्र छात्राएं अम्ब्रेला पेंटिंग के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया उनसे अनुरोध है कि वो मंच पे आए। ITI बरकत हॉल के छात्र भी तैयार रहे। आरपीएमबी के छात्राओं से अनुरोध है कि वो अपना सम्मान ग्रहण करें। आरपीएमबी के छात्राएं मंच पे उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। आरपीएमबी के छात्राओं से अनुरोध है कि वो राष्ट्रीय गान के लिए भी तैयार रहें। कोर्सेरा कॉलेज और ITI के छात्रों से अनुरोध है कि वो शीघ्रता से मंच की ओर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। ITI के छात्रों ने बरकत हॉल में पार्टिसिपेट किया है। कोर्सेरा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अम्ब्रेला पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रगान के लिए धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी से अनुरोध है कि धन्यवाद महोदय। आप सभी से अनुरोध है कृपया राष्ट्रीय सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।